Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा था। आज का अपना विषय है अधिकार। देखिए दोस्तों, अधिकार किसे कहते हैं, अधिकारों की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, अधिकारों के बारे में महत्वपूर्ण विद्वानों के क्या-क्या कथन हैं और अधिकारों की क्या विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले अधिकार के अर्थ के बारे में जानेंगे कि अधिकार का क्या अर्थ होता है, कैसे अधिकार हमारी परंपराओं से अधिकारों का निर्माण होता है, कानूनों को अधिकार के इस प्रकार बनाया जाता है। वस्तुतः अधिकार हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि इसके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। जब व्यक्ति का विकास रुक जाता है, तो समाज का विकास भी नहीं होता है। अतः व्यक्ति और समाज की प्रगति के लिए अधिकार आवश्यक है। देखिए दोस्तों, एक देश के नागरिक के विकास के लिए उसे अधिकारों की आवश्यकता होती है, जो उसे संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं। जब व्यक्ति को अधिकार मिलेंगे, तभी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएगा, और जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करेगा, तो साथ में समाज का विकास भी होगा। यदि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, रुक जाएगा, तो समाज का विकास भी नहीं होगा। प्रत्येक मानव में अंतर्निहित कुछ शक्तियां होती हैं। उन शक्तियों के विकास के लिए मानव को कुछ सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। इन सुविधाओं की प्राप्ति के लिए वह समाज के सामने कुछ मांगे रखता है। समाज या राज्य द्वारा स्वीकृत ऐसी मांगों को अधिकार कहते हैं। देखिए दोस्तों, व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित कुछ शक्तियां होती हैं। उनका विकास करने के लिए या उनकी उन्नति करने के लिए हमें अधिकारों की आवश्यकता होती है, और अधिकारों के लिए कुछ सुविधाओं की प्राप्ति की आवश्यकता होती है। व्यक्ति कुछ मांगे समाज के सामने रखता है, और जब वह समाज और राज्य के द्वारा स्वीकृत हो जाती है, तो वो अधिकार बन जाती है। इन्हें अधिकार कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अधिकारों के बारे में महत्वपूर्ण विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं कि अधिकार का अर्थ क्या है। उनमें से सबसे पहले लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। देखिए दोस्तों, ये लास्की पाश्चात्य विद्वान हैं। इन्होंने अधिकार के बारे में कहा है कि अधिकार जीवन की परिस्थितियां हैं, और ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बिना व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं है। अतः व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए हमें अधिकारों की आवश्यकता होगी। सेकंड नंबर, ग्रीन के अनुसार, ये भी पाश्चात्य विद्वान हैं। अधिकार वह शक्ति है जिसकी लोक कल्याण के लिए यही मांग की जाती है और मान्यता भी प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, जब व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होगा, तो साथ में समाज का भी विकास होगा और लोक कल्याणकारी कार्य होगा। इसलिए भी हमें अधिकारों की आवश्यकता होती है। लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए अधिकार आवश्यक होते हैं। यदि अधिकार नहीं होंगे, तो लोक कल्याण नहीं हो पाएगा। थर्ड, डॉक्टर क्वेनी प्रसाद के अनुसार, देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण विद्वान है, भारतीय विद्वान है। इन्होंने भी अधिकार के बारे में बताया है। अधिकार केवल वे सामाजिक परिस्थितियां हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक या अनुकूल हैं। देखिए दोस्तों, अधिकार सामाजिक परिस्थितियां हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं। अपन ये भी कह सकते हैं, यदि व्यक्ति को अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तो वो खुद का विकास तथा व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएगा, और जब व्यक्ति खुद का विकास नहीं कर पाएगा, तो वो समाज का विकास कैसे करेगा। तो अधिकार व्यक्तित्व के अनुकूल होने चाहिए, उन्हें अधिकार कहा गया है। अब देखते हैं दोस्तों, अधिकारों के लक्षण या विशेषताएं। जो अधिकार, जैसे हमारे भारतीय संविधान द्वारा
भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो इन मौलिक अधिकारों की क्या विशेषता है? क्या इनके लक्षण होते हैं? किन चीज़ों पे ये आधारित होते हैं, जिनको अधिकार माना जाए? फर्स्ट, मांग या दावा। व्यक्ति के विकास के लिए कुछ विशेष सुविधाएं अथवा परिस्थितियां आवश्यक होती हैं। इन सुविधाओं की पूर्ति पर ही व्यक्ति का विकास निर्भर करता है। वाइल्ड ने कहा है, अधिकार निश्चित कार्यों को करने की स्वतंत्रता का उचित दावा है। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति समाज या राज्य के सामने कुछ मांगे रखता है और समाज और राज्य जब उन मांगों को स्वीकृत कर देता है, अपनी अनुमति दे देता है, तो वो मांगे अधिकार बन जाती हैं। सुविधाओं की पूर्ति के लिए हमें अधिकारों की अत्यंत आवश्यकता होती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी अधिकारों की आवश्यकता होती है। इसलिए पाश्चात्य विद्वान वाइल्ड ने कहा है कि अधिकार निश्चित कार्य को करने की स्वतंत्रता का उचित दावा है। यानी कि व्यक्ति किसी कार्य विशेष को करने के लिए उसे अधिकार दिए गए हैं, तो उस कार्य विशेष के लिए उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई है। सेकंड, न्यायोचित मांग। आर्चीवादम ने कहा है कि अधिकार एक स्वार्थपूर्ण दावा नहीं है, बल्कि एक स्वार्थ विहीन इच्छा है जो सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू होती है। व्यक्ति जो भी मांगे रखता है वह नैतिक मान्यताओं के अनुकूल होनी चाहिए और तर्क व विवेक की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा है कि अधिकार स्वार्थपूर्ण दावा नहीं है, यह स्वार्थपूर्ण विहीन इच्छा है। स्वार्थ विहीन इच्छा है अधिकार। अधिकार सभी मनुष्यों के लिए समान है। जो उस कार्य को कर रहे हैं उन व्यक्तियों को अधिकार समान रूप से दिए गए हैं, और जो मांगे हैं व्यक्ति की वो नैतिक मान्यताओं के अनुकूल होनी चाहिए। तर्क व विवेक की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। यानी कि जो अधिकार हैं वो एकदम सच्चे और सरल होने चाहिए और सभी व्यक्तियों के लिए समान होने चाहिए। थर्ड, सामाजिक स्वरूप। देखिए दोस्तों, अधिकारों की सबसे प्रमुख विशेषता है कि वो सामाजिक स्वरूप से अभिभूत होने चाहिए। उनमें सामाजिक स्वरूप की अभिव्यक्ति झलकनी चाहिए। अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए सामाजिक रूप से समान होने चाहिए। समाज के बिना अधिकार की कल्पना करना व्यर्थ है। कोई भी मांग तब तक अधिकार का रूप ग्रहण नहीं कर सकती जब तक उसे समाज की स्वीकृति नहीं मिल जाए। अधिकार तो राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई स्वतंत्रता तथा सुविधाएं हैं। देखिए दोस्तों, समाज के बिना किसी की भी कल्पना नहीं की जा सकती। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में निवास करता है। मनुष्य का भी तभी महत्व है जब उसके साथ समाज है। कोई भी मांगे तब तक अधिकार नहीं बनेंगी, तब तक उनको समाज की स्वीकृति नहीं मिल जाती। अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई स्वतंत्रताएं और सुविधाएं होती हैं, जिनका प्रत्येक मनुष्य उपभोग करता है। फोर्थ, सार्वभौमिकता या सर्वव्यापकता। अधिकार सभी के लिए समान होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। समानता का अधिकार मूल तत्व है। समानता अधिकार का मूल तत्व है। यदि समानता न हो तो अधिकारों का कोई मूल्य तथा महत्व नहीं है। अधिकार सर्वव्यापक होते हैं और समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। देखिए दोस्तों, अधिकार सार्वभौमिकता व सर्वव्यापकता लिए हुए होते हैं। अधिकार सभी के लिए समान होते हैं और समानता अधिकारों का मूल तत्व है। यदि किसी भी मांगों में जो मांगे हैं या दावे हैं उनमें समानता नहीं है तो वो अधिकार नहीं बन सकते और समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, तभी सार्वभौमिकता का उद्देश्य सफल होगा। नेक्स्ट, राज्य का संरक्षण। देखिए दोस्तों, राज्य का संरक्षण यानी कि राज्य अधिकारों का संरक्षक होता है। जो व्यक्ति को संविधान द्वारा अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा राज्य करता है। राज्य अधिकारों का संरक्षक होता है। इनकी रक्षा तथा आवश्यक व्यवस्था राज्य अपनी कानूनी शक्ति के द्वारा करता है।
जब तक किसी भी अधिकार को राज्य अपनी स्वीकृति या संरक्षण प्रदान नहीं करता, तब तक उसे परिभाषिक अर्थ में अधिकार नहीं माना जाएगा। देखिए दोस्तों, अधिकारों, कानूनों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। यदि किसी भी अधिकार को राज्य अपनी स्वीकृति या संरक्षण प्रदान नहीं करता है, तो उसे परिभाषिक अर्थ में अधिकार नहीं माना जाएगा। उसे तभी अधिकार माना जाएगा जब राज्य उसका संरक्षण करे और उसकी व्यवस्था करे। 6 कल्याणकारी स्वरूप। देखिए दोस्तों, अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य होता है प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण करना, यानी कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। और जब व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा तो समाज का विकास हो जाएगा। अधिकारों का स्वरूप नैतिक होता है, अतः किसी भी ऐसी स्वतंत्रता या सुविधा को अधिकार की मान्यता नहीं मिल सकती जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का चारित्रिक पतन होता है। देखिए दोस्तों, अधिकारों का जो स्वरूप होता है वो कल्याणकारी होता है, सभी के कल्याण करने की का उद्देश्य रखता है। इनका नैतिक स्वरूप होता है जिससे सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व का विकास हो। अतः अधिकार कल्याणकारी नहीं होंगे तो सभी व्यक्तियों का शारीरिक पतन निश्चित है। 7 लोकहित में प्रयोग। अधिकार में लोकहित तथा सार्वजनिक हित की भावना निहित रहती है। व्यक्ति को अधिकार उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास और संपूर्ण समाज के सामूहिक हित के लिए प्रदान किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार उनके विकास तथा समाज के विकास के लिए दिए गए हैं और और अधिकारों का प्रयोग लोकहित में किया जाना चाहिए, जिससे संपूर्ण समाज के सामूहिक हित के लिए प्रदान किए गए हैं, जिससे संपूर्ण समाज का विकास हो सके। नेक्स्ट, निरंतर विकासशील। मानव की आवश्यकता लगातार परिवर्तित होती रहती है तथा इन परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप अधिकारों में परिवर्तन अनिवार्य है। अतः अधिकारों की ऐसी सूची निर्मित करना असंभव है जिसमें परिवर्तन की कोई संभावना नहीं हो। देखिए दोस्तों, आज जिस प्रकार से समय बदलता है उसी प्रकार व्यक्ति की आवश्यकताएं भी बदल जाती हैं। इसलिए हमारे अधिकार भी निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं और परिवर्तन होना अनिवार्य है। निरंतर विकास की ओर हमारे अधिकारों को भी बढ़ना अनिवार्य है। यदि किसी भी अधिकारों में परिवर्तन की संभावना नहीं है तो वो अधिकार नहीं है। अधिकार परिवर्तनीय होने चाहिए, निरंतर विकासशील की ओर बढ़ने वाले होने चाहिए। थैंक यू दोस्तों।